जय हिंद दोस्तों। आज सभी विद्यार्थियों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद रिंकू में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 36 से 51 तक का किया गया था। और उसकी प्रकृति हम देखे थे कि डीपीएफसी की प्रकृति है जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, वो नॉन जस्टिबल है, गैर न्यायोचित है। उसको लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा हम नहीं ले सकते। आज इसी के अंतर्गत जो हमारे मूल संविधान, भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू जो हुआ संपूर्ण रूप से लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो उसमें मूल संविधान जो हमारा था उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। न तो मौलिक कर्तव्य का न तो जोड़ा गया था, न तो उल्लेख उसमें था, क्योंकि भारतीय संविधान के दर्शन में प्रस्तावना के साथ साथ हम देखे थे मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना के साथ साथ एक मूल अधिकार देखे थे जो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है। उसके साथ साथ देखे थे राज्य का जो दायित्व था, तो उसको देखे थे डीपीएससी। किंतु हमारे संविधान के निर्माताओं को इस बात का एहसास नहीं था कि हमें कर्तव्य की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अधिकार अगर उसको दे दिया जाता है तो उसके साथ उसका कुछ कर्तव्य भी बनता है, ड्यूटी भी बनती है। अगर अधिकार ही दे देंगे तो उससे व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। कर्तव्य देने से व्यक्ति की नैतिकता बनी रहती है। इसलिए समय उपरांत समय बीतता गया तो ये एहसास हुआ, आवश्यकता हुई कि हमें एक संशोधन करके कर्ता का भी जोड़ना अनिवार्य है भारतीय संविधान के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्य कि हमारे देश में, क्योंकि बहुत से देशों में, अनेक देशों में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख नहीं किया गया है। किंतु बहुत से देश हैं उसमें, वहाँ पे जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका में अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट की बात हुई, किंतु फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं की गई है। और इसको फंडामेंटल ड्यूटी जो है न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हम डीपीएफसी पढ़ते थे कि कोई भी नागरिक उसको इन्फोर्सेबल नहीं करा सकता है कोर्ट जाकर, न्यायालय जाकर। जो उसकी क्षमता होगी तो डीपीएफसी राज्य समय समय पर क्षमता अनुसार अपनी सुख सुविधाएं नागरिक को उपलब्ध कराएगा। ठीक इसी प्रकार है कि कर्तव्य को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये बात हुई कि इसी में साम्यवादी देश जो थे, जैसे रूस वगैरह साम्यवादी विचारधारा के थे, तो वहाँ पे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात की गई। अधिकार के साथ साथ फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात की गई है। साम्यवादी देश जो है, यहाँ पॉइंट करके लिख लेते हैं, साम्यवादी राष्ट्र ने फंडामेंटल ड्यूटी को भी अपनाया है। इंग्लिश में से लिख लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी।
फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात साम्यवादी राष्ट्र ने फंडामेंटल ड्यूटी की बात की है जैसे की है। जैसे आप याद रखिए सोवियत संघ, जैसे सोवियत संघ, यूएसएसआर इसे बोलते हैं। यूएसएसआर सोवियत संघ फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती है, और हमारे भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका स्रोत जो है यही राष्ट्र है, साम्यवादी राष्ट्र सोवियत संघ। यहीं से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी की। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए तो याद रखिएगा सोवियत संघ से, या इसको करके लिख लिए या करके यूएसएसआर। आपकी इतनी बातें तो हो गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज पर। आगे हम देखते हैं कर्तव्य। जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं कि अपने राष्ट्र का सम्मान करें, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखें, संविधान का पालन करें, संविधान की अवमानना न करें, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेरित करने वाले जो विचार हैं, आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में संजो कर रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए नए नए नवाचार किया जाए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसी में कुछ नैतिक ड्यूटी होती है, जैसे जो संविधान में लिखा नहीं है। हमारे कर्तव्य बहुत हैं कि अपने माता पिता का, दोस्तों का, इज्जत का सेवा किया जाए, उनके प्रति कुछ हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाया जाए। और संविधान में कुछ जो 11 कर्तव्य हैं, मूल संविधान में 8 कर्तव्य थे, संशोधन करते करते इसे 11 किया गया। और आगे हम देखते हैं इसको। भारतीय संविधान के इतिहास में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो दौर था इंदिरा गांधी सरकार का। 1975 का समय था जब इमरजेंसी लगी थी। 1975 में इंदिरा गांधी जी उस समय आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपात की घोषणा की गई थी। आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी समय एक शब्द निकल के आया, आंतरिक अशांति की रिप्लेसमेंट पे स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया जिसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। आंतरिक अशांति के स्थान पर आगे जो लिख लेंगे, नया शब्द जुड़ा, उसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। ये जुड़ा कब? 1976 में। आपको याद होगा एक अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसे हम बोलते हैं 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में जोड़ा गया एक शब्द है जिसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। इसी समय इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी जी के सरकार में एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाया गया सरदार सरोवर सिंह। यहाँ देखेंगे एक समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष थे सरदार सरोवर सिंह, और इन्होंने सुझाव दिया, लगभग 8-10 सुझाव दिए गए। कुछ सुझावों को माना गया, कुछ सिफारिशों की सरकार ने इनको स्वीकार कर लिया इनके सुझावों को, और कुछ का विद्रोह का अस्वीकार कर दिया गया कि अमान्य करेंगे, उनके सुझाव को माना नहीं गया। तो उस सुझाव को स्वीकार करने के बाद समिति जो बनी, समिति का नाम बना सरदार सरोवर सिंह समिति। इन्हीं के नाम पे रख दिया गया सरदार सरोवर सिंह समिति। और इसी समिति को भारत की सरकार ने, भारत के मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो आप याद रखिएगा सरदार सरोवर सिंह समिति की। अगर पूछेगा इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा इस समिति के अध्यक्ष सरदार सरोवर सिंह थे। इतनी बातें तो हो गई, हुआ इसका एक बैकग्राउंड। मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ने के पीछे का आधार यही है कि क्यों लाया गया, क्यों जोड़ा गया, ये चीज़ें हुई। अब हम आगे चलते हैं कि हमें जो फंडामेंटल ड्यूटी 11 हैं वो क्या कहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। हमारी परीक्षा के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है उसको देख लेना है। आइए एक एक करके हम उन सारे अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें अभी देख लें। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाग कौन सा जोड़ा गया, तो भाग याद रखिएगा, एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम होगा भाग 4A। नया अनुच्छेद जोड़ा गया, उसका नाम होगा अनुच्छेद 51A। ये अनुच्छेद ऐड किए गए, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछता एग्जाम में। तो ऑनलाइन में भी पूछ सकता है कि नया भाग जुड़ा 4A, नया अनुच्छेद जुड़े 51A। अब इसी में हम देखेंगे 51A में सब क्लास करते हुए 11 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए। लेकिन लास्ट का मौलिक कर्तव्य, मूल जो मौलिक कर्तव्य थे, मूल फंडामेंटल ड्यूटी जो थे 10 थे। लास्ट में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए, निःशुल्क और अनिवार्य। यही कर्तव्य लास्ट में 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन किया। तो संख्या जो 10 से बढ़ के 11 हो गए। यही मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। अब आगे हम देखते हैं, देख लेते हैं 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। यही इसी बात की चर्चा करें। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं आगे। फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी हम देख रहे थे कि इसको इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाता, न्यायालय के माध्यम से इसको पूरा नहीं कराया जा सकता। अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो राज्य द्वारा स्थापित नियम के द्वारा आपको उस कर्तव्यों से विमुक्त नहीं किया जाता। न्यायालय आपको बाध्य नहीं करेगा अपने कर्तव्य पूरा करने की। जैसे अभी हम आगे एक अनुच्छेद आगे देखेंगे आज से, जैसे इसमें आगे का अनुच्छेद कहा गया कि
पर्यावरण का संरक्षण करना। अब पर्यावरण की बात, संरक्षण करने की बात होगी तो आप 141 करोड़ की जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करेगा नहीं। नैतिकता तभी बनती है कि एक एक पौधे सभी लगाएं जिससे पर्यावरण का रक्षण हो सके, किंतु सभी तो नहीं लगाते। तो ऐसे में जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करा तो उसको, उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। यही बात इसमें कही गई है। आइए आगे देखते हैं। अब एक एक अनुच्छेद देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो हम इम्पोर्टेंट उसको देखेंगे। 51, यहाँ पे आप अनुच्छेद लिख लीजिएगा नीचे, अनुच्छेद 51 ए, या इसी को लिखिएगा अनुच्छेद 51 का। अब कभी कभी एग्जाम में 1, 2, 3 करके पूछ लेता है, कभी कभी स्मॉल सब क्लास में, जैसे आप यहाँ देख लीजिएगा 51 ए के अंतर्गत सब क्लास ए पूछेगा, सब क्लास बी करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 1, 2 कर लीजिएगा या ABCD इस्तेमाल करके कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। पहला क्या है, संविधान का पालन करें और उसके जो आदर्श हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो आदर्श का संविधान पालन, उसके आदर्श संस्था, राष्ट्रगान, यहाँ लिख लीजिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो संविधान का पालन करने के तात्पर्य है कि संविधान में दी गई बातें जितनी हो उसका सम्मान किया जाए, संविधान का अनादर न हो। अगर कोई नागरिक संविधान का अनादर करता है तो इससे नागरिकता छीनी जा सकती है। ये माना जाएगा कि संविधान का अवहेलना की है। इससे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, संविधान के संस्थाएं जितनी हैं संवैधानिक उसका भी सम्मान करे और साथ ही साथ राष्ट्रगान का भी सम्मान करें, नेशनल एंथम का भी। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया था कि जितने भी सिनेमा घर हैं कि उसमें फिल्म चलने से पहले, जो स्टार्टिंग उससे पहले राष्ट्रगान ऑन हो, राष्ट्रगान ऑन किया जाए, जिससे अपने सभी नागरिक अटेंशन की मुद्रा में आ जाएं, आदर की मुद्रा में आ जाएं, जिससे संविधान का सम्मान हो सके, सावधान की स्थिति में आ जाएं। इसलिए नेशनल एंथम चलाने की बात की गई। अब नेशनल एंथम जब चलाया जाएगा तो बहुत से लोग खड़े तो हो जाते थे सम्मान के लिए, कुछ लोग नहीं खड़े हो पाते थे। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ऐसा है, ये नहीं कि व्यक्ति जो राष्ट्रगान का सम्मान किया नहीं, वो खड़ा नहीं हुआ, क्या वो भारत संविधान नहीं मानता? एक आलोचना तो है इसमें। उसके संविधान का पालन न करने पे उसकी भावना आप ये समझ पाएंगे कि भारत को नहीं मानता, भारत संविधान को नहीं मानता, ये भारत के संविधान का अवहेलना कर रहा है या अपमान कर रहा है। ऐसी नहीं, कभी कभी कंडीशन हो जाती है नहीं खड़ा कर। तो कहने का तात्पर्य है जो मौलिक कर्तव्य है वो आलोचना का भी प्रतीक है। ऐसा नहीं कि आलोचना का भी प्रतीक कहीं ना कहीं है। पहला है सब मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का आदर करें, जो संवैधानिक संस्था है उनका भी सम्मान करें। दूसरा है राष्ट्रीय, जब आज़ादी के समय जो विचार थे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे, विचार दिए थे, उनको उनसे प्रेरित हो और उन विचार को फॉलो करें। यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में, अपने दिल में सजो रखें, बना के रखें और उनका पालन करें। जिस मार्ग को प्रशस्त किए हैं, जिस संविधान, जो राष्ट्रहित के लिए विचार हैं, जो आदर्श हैं, उनका वो सम्मान करें। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा। तीसरा देख लेते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें
और उसको अक्षुण्ण रखे। हम जब मौलिक अधिकार पढ़े थे, मौलिक अधिकार में एक चीज़ देखे थे कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार तो होता है, अधिकार तो है, अधिकार के साथ साथ उसमें जो हम अनुच्छेद 19 देख रहे थे, तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, बोलने की आज़ादी थी, आने जाने की आज़ादी थी, व्यापार करने, किंतु कुछ दशाएं थी, सदाचार, लोक व्यवस्था, राष्ट्र की एकता की जैसी बातों का ध्यान में रखकर अगर इस तरीके का कोई कार्य करता है व्यक्ति, कोई नागरिक कर रहा है, तो ध्यान देना होगा कि राष्ट्र की एकता बनी रहे, राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, इससे छेड़छाड़ न किया जाए। अगर ऐसा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, तो अधिकार विहीन निरर्थक कोई भी व्यक्ति अगर फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो अधिकार के साथ साथ उसको कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मौलिक अधिकार भी और फंडामेंटल ड्यूटी भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक है, कर्तव्य विहीन अधिकार निरर्थक है, कोई मतलब इसका नहीं मिला। अगर साथ ही साथ दोनों पहलू को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे अधिकार हैं, तो साथ ही साथ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उसको भी निर्वहन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। चौथा है, देश की रक्षा करें और जब राष्ट्र की आवश्यकता हो, राष्ट्र की सेवा के लिए आवश्यकता हो, ऐसा भारत सरकार चाहे जब बुलाए तो हमें उस तत्परता से खड़ा होना चाहिए उस राष्ट्र के साथ, क्योंकि सेवा का अवसर जब भी मिले तो प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के लिए बिना हिचक हो सेवा करें। यही कहता है चौथा कर्तव्य, राष्ट्र की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों की समरसता, समान भाईचारा, भातृत्व है भावना का निर्माण करें। इस भारत में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी नागरिक का एक कर्तव्य है कि हम ऐसी विचारधारा को, ऐसी समरसता का नाम है, बढ़ावा दें जिससे बंधुत्व बना रहे, भाईचारा बना रहे। कोई किसी भी जात का हो सकता है, वो किसी मजहब का भी हो सकता है, इससे बिना भेदभाव किए हुए ऐसी व्यवस्था बनानी है, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करनी है जिससे भाईचारा बढ़े रहे, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। यही कर्तव्य पांचवा कहता है कि भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी कुछ कुरीतियाँ, ऐसी प्रथा हैं, उसको त्याग करें जो महिला के, स्त्री के सम्मान के साथ, उसके गरिमापूर्ण जीवन के साथ भेदभाव करता हो। इसी प्रथाओं को त्याग करने की बात अनुच्छेद 51 का 5 कहता है। मौलिक कर्तव्य का 5वां खंड यही कहता है कि स्त्रियों प्रति जो प्रथाएं थी, जो स्त्री के सम्मान के खिलाफ था, उसके गरिमा के खिलाफ था, उसे त्याग किया जाए। आइए अब आगे के देख लेते हैं, छठवां देख लेते हैं। छठवां मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा का महत्व है उसको समझें और उसका पर्यवेक्षण करें, उसको सजो के रखें। जो हमारा संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, उसको बनाए के रखें, उसको बढ़ावा दें। कि नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ते आधुनिकीकरण के युग में हम अपने हमारी संस्कृति, सामाजिक जो भारतीय कल्चर है उसको फॉलो करना, उसको बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि हम अपने आधुनिकीकरण के दौर में, नई टेक्नोलॉजी के दौर में हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए जाएं। ऐसा नहीं, हम अपनी संस्कृति को अपने दिल में संजोग रखें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें, उसका जो महत्व है उसका परिरक्षण करें। यही मौलिक कर्तव्य छठवां कहता है। सातवां कहता है मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत
वन होगा, झील होगी, नदी होगा, वन्यजीव आते हैं, उनका रक्षण करना, उनका संवर्धन करना। पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी तेजी से इसमें हो रहा है, तो प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य होगा कि पर कम कार्बन उत्पादन करे, कम पॉल्यूशन फैलाए, और उसका कर्तव्य कि पर्यावरण को बनाए रखे, पेड़ पौधों को इत्यादि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाने और उसका रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता, जो हमारे मानवता है उसको बढ़ा दीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए। कहने के तात्पर्य है जो रूढ़ियाँ पहले थी, रूढ़ियाँ जो निरक्षरता का प्रतीक था, रूढ़ियों को त्याग करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ज्ञान अर्जन और उसमें सुधार की भावना को विकास किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि आप देखते होंगे गांव में आज भी ऐसा माना जाए शाम के समय झाड़ू नहीं लगाया जाता, ऐसी जो रूढ़ियाँ हैं उसको त्याग करा जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अप्रोच को अपनाया जाए, उसका विकास किया जाए। आगे देखते हैं 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जाए और हिंसा से दूर किया। हिंसा से तात्पर्य है किसी को मार पीट इत्यादि से दूर रखना जाए, और संपत्ति सरकारी संपत्ति है उसका रक्षा करने का, उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जाए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। 10वां है व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि जो होती है, या व्यक्तिगत या सामूहिक जो गतिविधि होती है, उन क्षेत्रों में उत्कर्ष प्रयास, अधिक से अधिक प्रयास, बढ़िया से बढ़िया प्रयास किया जाए और सतत प्रयास किया जाए राष्ट्र की प्रगति में, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। निरंतर प्रयास करें, बढ़ते हुए ऊंचाइयों को ऐसा प्रयास करें जिससे देश का विकास हो, व्यक्ति का विकास हो। जब व्यक्ति का विकास होगा उससे देश का विकास होगा। यही बात 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है। मौलिक कर्तव्य जैसा कि आप लोग जानते हैं 11 होते हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ देख लेते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, शिक्षा, इस लिखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक माता पिता, यहाँ लिखिएगा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य प्रत्येक माता पिता को होगा, प्रत्येक माता पिता का होगा। 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।